अस्सलामुअलैकुम, आई एम मोहम्मद हसन हाशमी और आज हम बात करने जा रहे हैं इंटर पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 12 के लेक्चर नंबर 21 यानी नेस्टेड लूप के ऊपर। याद रहे कि हमारे पास ये एक बहुत ही अहम टॉपिक है जो इस चैप्टर के अंदर मौजूद है। तो आज हम बेसिकली नेस्टेड लूप के ऊपर बात करेंगे कि सी और C++ लैंग्वेज के अंदर इसको कैसे यूज किया जाता है। हम आज नेस्टेड लूप की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, फिर हम देखेंगे कि इसका सिंटेक्स क्या होता है और एंड पे हम देखेंगे एक एग्जांपल जिसकी वजह से आप लोगों को समझ आएगी नेस्टेड लूप किस तरह चलती है। और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को यहाँ पे जो डिजिटल क्लॉक होती है उसका थोड़ा बहुत आइडिया वो भी यहाँ पे क्लियर करूं। सो चलते हैं लेक्चर की तरफ और सबसे पहले हम बात करते हैं नेस्टेड लूप क्या चीज होती है। याद रहे एक लूप के अंदर अगर हमारे पास एक लूप मौजूद हो तो हम इसको नेस्टेड लूप के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी अ लूप विद इन अ लूप इज कॉल्ड द नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप में हमारे पास दो लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स होते हैं। एक लूपिंग कंस्ट्रक्ट को हम आमतौर पे कहते हैं इनर लूप और दूसरे को हम कहते हैं आउटर लूप। याद रहे कि हमारे पास जो लूपिंग कंस्ट्रक्ट बाहर वाला होगा यानी आउटर लूप होगी वो अगर हमें परमिट करेगी तो हम इनर लूप में आ सकते हैं। अगर बाहर वाली जो आउटर लूप है वही फॉल्स है तो हम इनर लूप की तरफ कभी भी नहीं आ सकते। ये बिल्कुल सेम वही आइडिया है जिसको हमने नेस्टेड इफ के अंदर देखा था कि अगर आउटर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर हम इनर की तरफ आएंगे, अगर आउटर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम किसी सूरत में भी इनर स्ट्रक्चर की तरफ नहीं आ सकते। अब हम बात करते हैं नेस्टिंग बेसिकली किस तरह से परफॉर्म होती है। याद रखिएगा नेस्टिंग कैन ओनली बी डन अप टू एनी लेवल। ये कोई भी हमारे पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि नेस्टिंग सिर्फ एक या दो या तीन लूप्स तक चलती है। ये हमारी मर्जी होती है कि हमने नेस्टिंग लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स को कहां तक लेके चलना होता है। पर शर्त यही है कि हमारे पास अगर आउटर लूप ट्रू होगी तो इनर लूप में आएंगे और इनर के आगे हमारे पास कितनी इनर लूप्स हैं वो डिपेंड करेंगी उस आउटर लूप के ऊपर, यानी हर आउटर लूप ट्रू होगी तो हम इनर लूप की तरफ जाएंगे। अब हम बात करते हैं नेस्टेड लूप के अंदर हमारे पास लेवल किस तरह से इंक्रीज किया जा सकता है नेस्टिंग का। याद रखिएगा इंक्रीज इन लेवल ऑफ नेस्टिंग मींस इंक्रीज द कंप्लेक्सिटी इन नेस्टेड लूप। जब जब हम नेस्टिंग बढ़ाते चले जाएंगे यानी जब जब हम लूप के अंदर लूप इस्तेमाल करते चले जाएंगे लूपिंग कंस्ट्रक्ट उतना कंप्लेक्स होता चला जाएगा। जितनी नेस्टिंग कम होगी लूपिंग कंस्ट्रक्ट की उतना ही स्ट्रक्चर नेस्टिंग लूप का वो हमारे लिए समझना आसान होगा। इसको आप रूटीन लाइफ में इस तरह समझ लें, आपके पास एक रिस्ट वॉच है। अब उस रिस्ट वॉच में हमारे पास तीन मोस्टली नीडल्स होती हैं। एनालॉग क्लॉक की मैं बात कर रहा हूं, एनालॉग वॉच की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप उसमें देखें तो एक सेकंड वाली सुई होती है, एक मिनट वाली सुई होती है और साथ में एक ऑर्ड्स वाली सुई होती है। तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ तीन लूपिंग कंस्ट्रक्ट यानी तीन नेस्टिंग स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं, एक ऑर्ड्स के लिए, एक मिनट्स के लिए और एक सेकंड्स के लिए। एनी लूप कैन बी यूज्ड एज इनर लूप ऑफ एन अदर लूप। याद रखें हम किसी भी लूप को किसी भी दूसरी लूप के इनर के अंदर यूज कर सकते हैं। हम चाहें तो किसी को भी आउटर बना सकते हैं, हम चाहें तो किसी को भी इनर बना सकते हैं। मैं इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। जैसे हमारे पास एक व्हाइल लूप है और हम उसके अंदर फॉर लूप को यूज करना चाहते हैं, हम कर सकते हैं। हमारे पास डू व्हाइल लूप का एक स्ट्रक्चर है और हम उसके अंदर व्हाइल लूप को यूज करना चाहते हैं, हम आसानी से कर सकते हैं। हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। एज ए प्रोग्रामर ये हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हम किस तरह से लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स को यूज करते हैं। बट हमेशा याद रखिएगा प्रोग्रामर्स की फर्स्ट प्रेफरेंस वो फॉर लूप होती है, इसलिए हमारा जो मेन कंसर्न है वो फॉर लूप के साथ नेस्टिंग को परफॉर्म करना है। अब यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आप लोगों के पास एक सिंटेक्स लिखा हुआ नजर आ रहा होगा आप लोगों को। ये नेस्टेड स्ट्रक्चर का सिंटेक्स है जिसको आप अपनी स्क्रीन के ऊपर अभी देख रहे हैं। फॉर लूप के अंदर हमारे पास सबसे पहले आउटर लूप की हम बात करते हैं। इनिशियलाइजेशन है, कंडीशन है और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का ऑपरेशन है। फिर हम इनर लूप की तरफ चलते हैं। अगर आउटर लूप की कंडीशन ट्रू होगी तो हम इनर लूप में आएंगे, अगर आउटर लूप की कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाती है तो हम किसी सूरत में भी इनर लूप की तरफ नहीं आ सकते। अब इनर लूप की बात करते हैं।
फॉर लूप के अंदर हमारे पास आ गई इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन, फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशंस, और एंड पे हमारे पास आ जाती है यहाँ पे स्टेटमेंट जिसको हमने डिस्प्ले करना है। याद रहे जब हम इनर लूप की तरफ आ जाएंगे तो जब तक इनर लूप की कंडीशन ट्रू रहेगी हम इनर लूप के अंदर ही रहेंगे, हम हर दफा आउटर लूप की तरफ वापस नहीं जाएंगे। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी हम इनर की तरफ रहेंगे और इनर के अंदर स्टेटमेंट्स को बार बार प्रिंट करते रहेंगे। जब भी इनर की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हम लूप से वापस बाहर चले जाएंगे आउटर की तरफ और आउटर से फिर दोबारा इनर की तरफ। मैं इसकी सिंपल सी एग्जांपल आप लोगों को उसी रिस्ट वॉच या एनालॉग वॉच की बात करता हूं। एनालॉग क्लॉक को अगर आप देख लें तो वहां पे हमारे पास जो आवर्स की नीडल है या सुई है वो मोस्ट आउटर लूप है, सबसे बाहर वाली लूप है। उसके अंदर वाली जो लूप है वो मिनट्स की है और उसके अंदर है सेकंड्स। सो सेकंड्स अगर पूरे 60 हो जाएं 0 से लेकर 59 तक तो उसके बाद मिनट वाली सुई की तरफ हम वापस आएंगे और मिनट में 1 का इजाफा कर देंगे। फिर दोबारा हम सेकंड वाली सुई में आ जाएंगे और उसको हमने मूव करना है टिल दैट टाइम कि हम 0 से 59 तक सारी वैल्यूज को वो कंसीडर कर लें। अब इसी चीज को मैं आप लोगों को यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे करवाऊंगा तो वहां से आप लोगों को आइडिया क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक सिंपल सी एग्जांपल यहाँ पे करवा देता हूं ताकि आप लोगों को बेसिक आइडिया क्लियर हो जाए कि हमारे पास लूपिंग कंस्ट्रक्ट किस तरह से काम करता है, स्पेशली नेस्टिंग का। हमारे पास प्रोग्राम है जिसमें हमने बेसिकली क्या करना है कि आउटर और इनर लूप किस तरह काम करते हैं उनकी बात करनी है। तो प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। हमारे पास यहाँ पे है #include stdio.h। स्क्रीन के ऊपर आपको ये लिखा हुआ भी नजर आ रहा होगा। हम उसी की मदद से इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया #include conio.h। नेक्स्ट लाइन में हमारे पास आ गया void main। उसके बाद हमें चाहिए 2 वेरिएबल। याद रहे कि लूप हमारे पास 2 हैं तो वेरिएबल भी हमें 2 चाहिए। एक i के नाम से मैंने वेरिएबल बना लिया, एक मेरे पास वेरिएबल j के नाम से है। अब i की फर्स्ट वैल्यू में रखता हूं 1 और उसकी फाइनल वैल्यू रखता हूं 2। मतलब मैं 1 से 2 तक जाना चाहता हूं ताकि प्रोग्राम की लेंथ वो बढ़ ना जाए, इसलिए मैंने यहां पे सिर्फ 1 से 2 तक आउटर लूप को रखा हुआ है। उसके बाद मैंने लिखा i++। इनर लूप की तरफ चलते हैं तो मैं यहां पे लिखता हूं j = 1, सेमीकोलन लगाने के बाद j <= 3। हम चाहें तो इसको 4, 5 या 10 तक भी लेके जा सकते हैं, लेकिन उसमें आउटपुट आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए हम सिर्फ इसको 3 तक रखते हैं। फिर हमने लिखा j++। अब printf की स्टेटमेंट की तरफ आते हैं और साथ में मैं यहाँ पे ये बता दूं कि एक साइड पे हम आउटर लूप को डिस्प्ले करेंगे, एक साइड पे हम इनर लूप को डिस्प्ले करेंगे। तो आउटर में हमारे पास आ गया आउटर कॉलन लगाया %d, इनर कॉलन लगाया %d \n, i और j 2 वेरिएबल मैंने यहाँ पे राइट कर दिए। अब उसके बाद जब लूप इनर और आउटर दोनों खत्म हो जाए तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले हो बाय। अब प्रोग्राम की तरफ चलते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब हम पहली आउटर लूप की तरफ आते हैं जो बाहर वाला फॉर i = 1 है, 1 <= 2, कंडीशन ट्रू हो गई तो हम इनर लूप की तरफ आ जाते हैं। तो इनर लूप की अगर हम बात करें तो वहां पे j = 1, j की वैल्यू 1 है, 1 <= 3, कंडीशन हमारे पास यहाँ पे ट्रू हुई तो यहाँ पे आउटर की वैल्यू भी डिस्प्ले होगी, इनर की वैल्यू भी डिस्प्ले होगी। आउटर की वैल्यू 1, इनर की वैल्यू भी 1। अब j में 1 का इजाफा होगा। याद रहे इनर लूप में तब तक हमने रहना है जब तक हमारे पास कंडीशन ट्रू रहेगी। सो j की वैल्यू 2 हो गई, 2 <= 3, कंडीशन ट्रू है। i की वैल्यू फिर प्रिंट होगी जो ऊपर से आ रही थी 1 और j की वैल्यू 2 हो गई। अब j की वैल्यू में फिर 1 का इजाफा हुआ, j की वैल्यू हो गई 3। सो हमारे पास जो आउटर वैल्यू है वो 1, इनर वैल्यू में 3 आ गया। अब j की वैल्यू हो गई 4, कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि 4 3 से छोटा या बराबर नहीं होता। अब हमने फिर दोबारा आउटर लूप की तरफ वापस चले जाना है। आउटर लूप में जाएंगे तो i की वैल्यू में 1 का इजाफा हो जाएगा, i की वैल्यू हो जाएगी 2 जो पहले 1 थी। अब कंडीशन की तरफ चलते हैं तो 2 <= 2, छोटा तो नहीं होता लेकिन बराबर जरूर होता है। अब हम वापस फिर इनर लूप की तरफ आ जाते हैं। उसी जो मैंने एग्जांपल आपको दी थी एनालॉग वॉच की, उसको अगर आप जहन में रखेंगे तो आप लोगों के लिए इसको समझना बहुत आसान हो जाएगा। अब हम j की बात करते हैं तो j दोबारा 1 से स्टार्ट होगा, मतलब ये समझ लें कि j नए सिरे से पैदा हुआ है यहाँ पे।
तो जे की वैल्यू हमारे पास है 1 को हमने लेके चलना है अप टू 3, तो 3 टाइम्स यहाँ पे हमारे पास जो लूप है वो यहाँ एग्जीक्यूट करेगी, और जब जे की वैल्यू 4 हो जाएगी तो हम यहाँ से क्विट करके फिर दोबारा ऊपर वाले आई की तरफ चले जाएंगे जो हमारी आउटर लूप है। अब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, सो 3 इज लेस देन और इक्वल टू, कंडीशन फॉल्स होगी तो हम लूप से क्विट करके बाहर आ जाएंगे। याद रहे आउटर से क्विट कर रहे हैं, तो जब आउटर से क्विट करेंगे तो हम इनर की तरफ तो जा नहीं सकते, हमने फिर प्रोग्राम यानी जितनी भी आउटर लूप्स हैं उनसे बाहर आ जाना है। जब हम बाहर आएंगे तो हमारे पास यहाँ पे प्रिंट एफ की एक स्टेटमेंट जिसमें बाय मैसेज लिखा हुआ है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी और हमारा प्रोग्राम वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब इसके साथ ही मैं आप लोगों को जो डिजिटल वॉच है उसका एक आइडिया दे देता हूं, लेकिन ये याद रहे कि ये परफेक्ट आइडिया नहीं है, यानी इसके अंदर मैंने आप लोगों से कुछ कोड शेयर नहीं किया जो डिजिटल क्लॉक या डिजिटल वॉच बनाने के लिए रिक्वायर्ड होता है, लेकिन आगे चल के किसी प्रोग्राम के अंदर मैं इंशाल्लाह उसको यूज करूंगा और बाकायदा तौर पे आप लोगों को वॉच बना के दिखाऊंगा। अभी हम बात कर लेते हैं उस प्रोग्राम के ऊपर जो आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। याद रखिएगा नेस्टिंग स्ट्रक्चर या नेस्टेड स्ट्रक्चर ये बहुत अहम टॉपिक है और ये प्रीवियस ईयर्स के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ भी चुका, और इसके साथ साथ इस चैप्टर में अक्सर औकात इस टॉपिक में से प्रोग्राम लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे जरूर आता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।